सभी विद्यार्थियों का भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है और स्पेशल 12th क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है जिन लोगों का बायोलॉजी है। और आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का जीवों में जनन और इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जिन लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मालूम है वे लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलेंगे। तो हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप में से किसी को जितने भी लोगों को आंसर मालूम होगा वे लोग आंसर हमें कमेंट में बताते चलेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एक बार, जिनको आंसर मालूम होगा वे लोग बता देंगे और फिर हम लास्ट में जितना क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे उसका आंसर मिलवा देंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी किसी को दिख भी रहा है और हम पढ़ के बता भी रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नर तथा मादा के युग्मन को कहते हैं, मतलब कि नर तथा मादा के जो युग्मन होता है उस युग्मन को क्या कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन, वर्धिकायक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है। मतलब जो एकल जनक द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है, जो जीव का जनन होता है एकल जनक के द्वारा, उस विधि को क्या कहेंगे, नहीं वह कौन सा विधि है। ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके पास पर्याप्त समय है बताने के लिए। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है। मतलब एक तोता जो है कितने दिनों तक जीवित रहता है। ऑप्शन है 140 वर्ष, 90 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 15 वर्ष। इन चारों जीवन अवधि में से कौन सा जीवन अवधि सही है हमें आंसर में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कि धान का जो युग्मक है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 24, 12, 20 या फिर 40। इन चारों गुणसूत्रों की संख्याओं में से कौन सा गुणसूत्रों की संख्या सही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं सही आंसर। अगला क्वेश्चन है लास्ट, मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कि मक्का में भी बताना है कि मक्का के युग्मक में जो गुणसूत्र होता है उसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसके लिए भी ऑप्शन है 20, 40, 30 और 24। इस तरह से पांचों क्वेश्चन को हम पढ़ दिए। जिनको आंसर मालूम होगा वे लोग हमें बता देंगे और अब हम क्वेश्चन को बारी बारी से मिलवा रहे हैं इसके आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं। तो नर तथा मादा के जो युग्मक होता है तो उस युग्मन को यानी उस युग्मन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो जिनका आंसर लैंगिक जनन है उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति क्या है। एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन सी है। यानी किस विधि द्वारा एकल संतति उत्पन्न करते हैं एकल जनक विधि। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन। तो ये जो है जो एक कोशिकीय होते हैं वे लैंगिक यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा एकल जीव यानी एकल जनक अपने संतति को उत्पन्न करते हैं। तो सही आंसर अलैंगिक, जिनका आंसर अलैंगिक आया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है। मतलब एक तोता कितने दिनों तक जीवित रहता है या फिर रह सकता है। 140 वर्ष तक जो है एक तोता जीवित रहता है। यानी कि 140 जिसका भी आंसर आया होगा उनका आंसर सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। कितना होता है, 12 होता है। जिसका भी आंसर 12 आया होगा उनका आंसर सही होगा। मिलाते चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि मक्का के युग्मक में
गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 12, 40, 30, 24। यानी इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो मक्का में होता है 20 और धान में होता है 12। तो इस तरह से पांचों क्वेश्चन का आंसर जिनका भी सही होगा उनका आंसर सही है। और अगला 5 इस तरह से 5-5 करके क्वेश्चन को आंसर मिलाते चलेंगे और फिर वेट कीजिए, कुछ सेकंड मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका भी आंसर हमें बताएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। युग्मनज पर ही है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या बताना है कि कितना गुणसूत्र होता है, वो भी जोड़ा में बताने कितना जोड़ा है। ऑप्शन है 46, 44, 21 और 23। यहाँ ध्यान देने वाला बात है, यहाँ जोड़ा में पूछा है, यानी जोड़ी में चाहिए तो जोड़ी में 23 जोड़ी यानी कि टोटल 46, जोड़ी में पूछा है तो 23 यानी कितना हो जाएगा 23। जिनको भी आंसर मालूम होगा तो इन लोगों का तो मालूम चल गया, बता दिए हम 23। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें कमेंट में बता करके आंसर बताएं कि क्या आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? इनमें से कौन प्राणी है जो कि अंडप्रजक यानी अंडा देने वाला है? ऑप्शन है सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें सभी। इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है? सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें सभी। इसका सही आंसर में कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन से द्विगुणित है? मतलब कौन से द्विगुणित मतलब कि दोनों गुण को प्रकट करने वाला है। ऑप्शन है पराग, नर युग्मक, युग्मनज, अंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन द्विगुणित है? आंसर बताना है, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें यानी निम्न में किसका पादप काय अगुणित होता है? मतलब किसका पादप जो है अगुणित होता है? ऑप्शन है कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटस, ये सभी। कौन जो है पादप काय गुणित यानी कि पादप का गुण पाया जाता है? तो पादप अगुणित होता है तो बताना है, ऑप्शन भी मालूम चल गया, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटस, ये सभी। इसमें जो आंसर सही है उसका आंसर में कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। द्विलिंगी पादपों के उदाहरण हैं। द्विलिंगी जो पादप है उसका उदाहरण कौन है? जोंक है, टेपवर्म है, ये स्पंज है कि ये सभी हैं? इसका आंसर जी लोग बता दिए हैं, वे लोग आंसर मिलाएंगे। इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देती है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर है कि सभी अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन द्विगुणित है? यानी कि पराग, नर युग्मक अलग अलग है, अंड देने वाला होगा नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, जो हमारा युग्मनज है ये द्विगुणित होता है। नेक्स्ट है, इनमें किसका पादप काय अगुणित होता है? पादप काय अगुणित होता है किसका? तो कवक भी है, शैवाल भी है और ब्रायोफाइटस है। तीनों के तीनों अगुणित होता है पादप काय में। तो इसका भी सही ऑप्शन क्या जाएगा? तीनों सही है यानी कि चौथा, ये सभी जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखोगे कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। द्विलिंगी मतलब कि जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है उसका उदाहरण कौन सा प्राणी है? तो कह रहा है कि जोंक, टेपवर्म, स्पंज। ये जो जोंक है इसलिए द्विलिंगी होता है, टेपवर्म है ये भी द्विलिंगी होता है और स्पंज है ये भी द्विलिंगी होता है। यानी कि तीनों यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो फिक्स है कि चौथा आंसर, यानी ये सभी जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो जिनका भी सभी आंसर टोटल होगा अपना मिला लेंगे, जिनका गलत होगा वे लोग याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिख रहे हैं 11 नंबर से। नेक्स्ट जो 11 नंबर से है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन पाँचों क्वेश्चन के ध्यान से सुनेंगे और हमें आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनते जाएंगे आप, हमें आंसर कमेंट में बताते जाएंगे। सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? मतलब वो कौन सा इसमें पौधा है जिसमें 12 साल में केवल एक बार फूल खिलता है? ऑप्शन है नीला कुरेंजी, सूर्यमुखी, बांस, बरगद। इन चारों में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कमेंट में बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध चक्र किसमें पाई जाती है? मध चक्र किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है गाय में, कुत्ता, भेड़, ये सभी। अगला है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है?
ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य, ये सभी। सही आंसर कमेंट में बताएंगे, ऑप्शन भी ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पर भी लेंगे, साफ दिखाई दे रहा हो। अगला क्वेश्चन है, ये निम्न में से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल निकलता है? मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है, फल है, जिसमें केवल अपने जीवन काल में एक बार फूल निकलता है? ऑप्शन है जामुन, बरगद, बांस, लीची। इन चारों में से जामुन, बरगद, बांस, लीची, इन चारों में से किसमें अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल निकलता है? अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जयपुर, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली। इन चारों जगह में से कहाँ पर प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म हुआ? इस तरह से पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आंसर हमें कमेंट में बता दिए हैं वे लोग आंसर मिलाते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष में एक बार फूल देने वाला जो पौधा है वो केवल है नीला कुरेंजी। अगला क्वेश्चन है, मध चक्र किसमें पाया जाता है? तो गाय में भी पाया जाता है, कुत्ता में भी पाया जाता है और भेड़ में भी पाया जाता है। इन तीनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ये बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। तीनों में ऋतुस्राव चक्र होता है। इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ये सभी। जिसका आंसर होगा मिलाते चलेंगे, जिनका गलत होगा याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, निम्न में से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल खिलता है? लेकिन अपने जीवन में केवल एक बार ही फूल खिलता है। जामुन में नहीं होता है, जामुन में हर साल आता है। बरगद इसमें भी है, लीची भी हर साल फरता है, यानी इसमें फूल आता है। बांस ही ऐसा है जो कि अपने जीवन काल में केवल एक बार, मतलब केवल एक बार ही उसमें फूल निकलता है। तो इसका सही आंसर जो है बांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, कि प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ है? तो नहीं कि कोलकाता में हुआ, ना बिहार में हुआ, ना दिल्ली में हुआ है। इन तीनों में से नहीं हुआ है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो जयपुर जो है, इस सही आंसर आ जाएगा। जयपुर में प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी जी का जन्म हुआ है। तो समझ में आ रहा हो गया? तो इस वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे और समझते चलेंगे, याद भी करते चलेंगे। हमें आंसर में ऐसे ही कमेंट जो है, कमेंट में आंसर बताते रहिए। तो अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमें भी सही बताते चलेंगे। आशा है कि सभी लोग अच्छा आंसर बता रहे हैं, तो आगे भी बताएंगे और अगला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन है कि कायिक जनन एक प्रकार का जनन है, मतलब कायिक जनन तो है लेकिन ये जनन किस प्रकार का जनन है? तो किस प्रकार के जनन है? तो एक प्रकार का ये कैसा जनन है? लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है कि दोनों है या फिर इनमें कोई नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे, अच्छा से बताएंगे। अगला क्वेश्चन सुनेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर की, लैंगिक जनन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी कि जो लैंगिक जनन है उसको सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। कितने भागों में बांटा जा सकता है? सही आंसर हमें कमेंट में बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से सुनेंगे बहुत ध्यान से, कि आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 24, 48, 16, 32। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन सुनिए, जीव हो सकते हैं, मतलब जीव कैसे हो सकते हैं? एक लिंगी, द्विलिंगी, दोनों, इनमें कोई नहीं। अगला जो है पुष्प हो सकते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इनमें से जो सही आंसर है हमें उसका सही आंसर कमेंट में बताएं और ज़रूर बताएं कि आप लोग सभी हमसे पहले आंसर जो है उसको आंसर को फिल आउट यानी कि बना पा रहे हैं। यहाँ देखेंगे आंसर मिला लेंगे सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक जनन एक प्रकार का कैसा जनन है? तो लैंगिक भी जनन है और अलैंगिक, यानी कि ये जो है किस प्रकार का जनन हो सकता है? लैंगिक जनन, यानी कि लैंगिक होगा कि अलैंगिक जनन होगा? तो जो कायिक है ये एक प्रकार का हमारा अलैंगिक जनन होता है।
अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो लैंगिक जनन को 3 रूपों में यानी कि 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 प्रकार से जो लैंगिक जनन है वो होता है। अगला देखेंगे क्या है कि आलू में गुणसूत्रों की संख्या, यानी आलू में जो अर्धसूत्री कोशिका होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना पाया जाएगा? तो 48 पाया जाता है। कितना? 48 यानी कि 48 पाया जाता है। अगला है जीव हो सकता है। तो जीव जो है एक लिंगी भी हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। इसी तरह से सेम है, पुष्प हो सकता है। तो पुष्प भी एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है, यानी इसका भी जो आंसर है दोनों हो जाएगा। तो जिनका सही आंसर आया है वे लोग अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए और अगला क्वेश्चन का भी सही आंसर हमें बताते चलें।